Everyone, in continuation of our first chapter of income tax definitions, the next definition we are going to cover is income. Income tax आयकर किसी भी पर्सन की इनकम पर लगाया जाता है. तो इनकम का मीनिंग क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है. एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है. प्रॉफिट्स एंड गेन्स, डिविडेंड. कोई भी ट्रस्ट अगर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव करती है, ऐसी ट्रस्ट जो चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए है, या ऐसा फंड या इंस्टीट्यूशन जो इसी पर्पस के लिए है. कोई भी कंट्रीब्यूशन जो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन रिसीव करती है, या कोई भी यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल रिसीव करता है, तो उसे हम इनकम मानते हैं. द वैल्यू ऑफ एनी पर्क और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, स्पेशल अलाउंस ग्रांटेड टू एन असेसी, वैल्यू ऑफ एनी पर्क्स, बेनिफिट्स. ये जो हमारी कैटेगरीज हैं ये इनकम फ्रॉम सैलरी में कवर की जाती हैं. इनकम फ्रॉम सैलरी फर्स्ट हेड है इनकम का, जिसमें हम उस सारी अमाउंट को इंक्लूड करते हैं जो एक एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर से रिसीव करता है अपनी सर्विसेज के बदले में. अब इसमें हम बेसिक सैलरी लेते हैं, अलाउंसेस हैं, पर्क्स हैं, भत्ते हैं, तो इन सबको हम इंक्लूड करते हैं. अब पर्क्स हम किसे बोलते हैं? पर्क्स का मतलब है अगर एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को कुछ फैसिलिटीज़ देता है, जैसे रहने के लिए मकान दे दिया, ऑफिस आने जाने के लिए कार दे दी, तो ये पर्क्स की कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं. अब इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू को कंप्यूट किया जाता है और उसे इनकम में इंक्लूड करते हैं. इसी तरह से कोई भी स्पेशल अलाउंस है जो एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है बाय द एम्प्लॉयर ऑफिशियल पर्पस के लिए या फिर उसके खुद के बेनिफिट के लिए, जो उसके खुद के बेनिफिट के लिए है उसे भी हम इनकम में इंक्लूड करते हैं. देन वैल्यू ऑफ एनी अदर बेनिफिट, बिजनेस ऑफ बैंकिंग कैरिड ऑन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका जो भी प्रॉफिट और गेन है वो भी इनकम में इंक्लूड किया जाता है. वैल्यू ऑफ बेनिफिट और पर्क्स जो एक डायरेक्टर रिसीव करता है कंपनी से, तो उसे भी इनकम में इंक्लूड किया जाता है. देन एनी सम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 28U या 41, 59, ये जो बेनिफिट्स हैं ये सभी हमारे बिजनेस हेड से रिलेटेड हैं. देन एनी कैपिटल गेन, अगर किसी प्रॉपर्टी को कैपिटल एसेट को सेल किया है उससे गेन हुआ है, वो भी इनकम मानी जाती है. देन अगर कोई भी पर्सन है वो एक कंपनी को छोड़ता है, कंपनी से अलग हो जाता है, लेकिन उसके साथ कंपनी एक एग्रीमेंट करती है कि वो उस तरह का कोई बिजनेस नहीं करेगा और उसके जो सीक्रेट्स हैं, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, इनको किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा, और इस सब के बदले में कंपनी उसे कुछ अमाउंट की पेमेंट करती है. तो ये सारी जो अमाउंट है दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द इनकम ऑफ दैट पर्सन. देन इंश्योरेंस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट्स या गेन होता है वो भी इनकम है. लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स कार्ड गेम है, हॉर्स रेस है, इनसे भी जो भी इनकम होती है वो भी इनकम की कैटेगरी में इंक्लूड की जाती है. देन एनी सम रिसीव्ड बाय एन असेसी एज इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, अगर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड में, सुपरएनुएशन फंड में, तो वो भी उस पर्सन की इनकम मानी जाती है जिसे वो जो एम्प्लॉय है जो उसे रिसीव करेगा. एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी अपने की पर्सनल जो इंपॉर्टेंट पर्सनल है उनके लिए लेती है, तो इसकी जो अमाउंट है वो जब रिसीव होगी मैच्योरिटी पे, तो जो रिसिपिएंट है, जो एम्प्लॉई है, वो सारी अमाउंट उसकी इनकम मानी जाएगी. एग्रीगेट ऑफ गिफ्ट रिसीव, अगर कोई भी पर्सन किसी प्रीवियस ईयर में 50,000 से ज़्यादा के गिफ्ट रिसीव करता है फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स, तो वो उसकी इनकम मानी जाती है. इस तरह से क्लोजली हेल्ड कंपनी या फर्म है, उनको जो गिफ्ट मिलते हैं वो भी उनकी इनकम है. देन एनी कंसिडरेशन फॉर इश्यू ऑफ शेयर बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, वो भी इनकम मानी जाती है. देन नेक्स्ट इज सपोज किसी पर्सन का कोई एग्रीमेंट होता है किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन वो एग्रीमेंट बाद में कैंसिल हो जाता है, लेकिन जब एग्रीमेंट हुआ तो उस पर्सन ने कुछ एडवांस मनी रिसीव की. अब जब एग्रीमेंट कैंसिल हो गया तो उसने उस एडवांस मनी को वापस नहीं दिया, जब्त कर लिया, फोरफिट कर लिया.
तो वो जो फोरफिटेड अमाउंट है वो उस पर्सन की इनकम मानी जाएगी। देन अगर कोई पर्सन कोई सब्सिडी, ग्रांट, कैश इंसेंटिव या ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीव करता है गवर्नमेंट से, उसे भी इनकम माना जाता है। अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस की इन्वेंट्री को कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर देता है तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है इन्वेंट्री की वो इनकम मानी जाती है। अगर किसी भी एम्प्लॉय की सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है जॉब से, या उसकी जॉब की टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर दिया जाता है, तो इसके लिए उसे कंपेंसेशन दिया जाता है। वो जो कंपेंसेशन है उसे हम इनकम कंसीडर करते हैं। अब इसमें ये जितनी भी इनकम्स हैं ये सारी की सारी इंक्लूड की जाती हैं, मतलब इनकम के जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ, डेफिनेशन दी हुई है उसमें हम इन्हें इंक्लूड करते हैं, और ये सारी हम डिटेल में जितने हेड्स ऑफ इनकम है उनमें हम इन्हें डिस्कस करेंगे। देन अब ये जो डेफिनेशन थी ये इंक्लूसिव डेफिनेशन थी, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि इनकम में क्या क्या इंक्लूड करना है, इसका कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो कुछ एक पॉइंट्स हम और डिस्कस करेंगे इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। देन फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट बी अ डेफिनेट सोर्स ऑफ इनकम, इनकम का एक डेफिनेट सोर्स होना ज़रूरी है। इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड, इनकम बाहर से रिसीव होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, सपोज कुछ फ्रेंड्स मिलकर कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, आपस में पैसे इकट्ठे करते हैं, और उन्हीं फ्रेंड्स में से एक मेंबर जिसे ज़रूरत है वो सारी की सारी पेमेंट उसको कर देते हैं। देन अगेन ये उनका जो सिस्टम है ये मंथली बेसिस पे है, हर महीने वो कुछ अमाउंट इकट्ठा करते हैं और जिसको ज़रूरत है वो उसे दे देते हैं। तो इसे हम इनकम नहीं मानते, क्योंकि इनकम कहीं से रिसीव नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है जहाँ से इनकम आ रही हो, कोई बिजनेस नहीं है, तो इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड, तभी हम उसको उस अमाउंट को इनकम में इंक्लूड करते हैं। देन टेम्परेरी और परमानेंट इनकम, इनकम टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। लीगल और इलीगल इनकम, लीगल हो या इलीगल, अब दोनों ही टैक्सेबल इनकम है, हाँ प्रोविजंस अलग हैं, हम उसके अकॉर्डिंग इनकम की टैक्सेबिलिटी निकालते हैं, कंप्यूट करते हैं। डिस्प्यूटेड इनकम, इसका मतलब है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिस्प्यूटेड है, जिसकी ऑनरशिप को लेकर, टाइटल को लेकर डाउट है कि वो प्रॉपर्टी किसकी है, तो ऐसी कंडीशन में अब इनकम है तो उस पर टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इनकम डिस्प्यूटेड है तो जो पर्सन उस अमाउंट को रिसीव कर रहा है, जितनी अमाउंट रिसीव कर रहा है वो उतनी अमाउंट पे टैक्स की पेमेंट करेगा। देन पिन मनी, पिन मनी उस अमाउंट को कहते हैं जो वाइफ अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अपने हस्बैंड से रिसीव करती है, तो ये इनकम नहीं मानी जाती, इसको हम कंसीडर नहीं करते इनकम। देन रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रीइंबर्समेंट का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन, सपोज कोई एम्प्लॉई है, वो ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाता है और वहाँ एक बार सारा खर्चा खुद करता है, जब वो वापस आता है तो कंपनी सारी की सारी पेमेंट उसे कर देती है, तो जो कंपनी पेमेंट करती है इसे हम रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब यहाँ पर ये उस पर्सन की इनकम नहीं है, क्योंकि इससे उसे किसी तरह का कोई पर्सनल एडवांटेज नहीं हो रहा है। देन ये भी हमारी इनकम नहीं है। इनकम में भी प्लस और माइनस, इनकम पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब नेगेटिव का मतलब क्या है, सपोज कोई बिजनेसमैन है, उसे बिजनेस से नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है, तो उस सिचुएशन में इनकम जो है वो नेगेटिव हो जाती है। देन इसी तरह से बाकी हेड्स में भी सेम प्रोविजंस हैं, कोई प्रॉपर्टी को सेल करता है और सेल करने पे उसे हानि हो जाती है, कैपिटल लॉस हो जाता है, तो इनकम जो है वो ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, वो नेगेटिव माइनस भी हो सकती है। इनकम इन मनी और मनी इज़ वर्थ, मनी मीन्स सपोज कोई एम्प्लॉय है, उसे सैलरी मिलती है, वो कैश में आती है, उसके अकाउंट में जाती है, तो वो मनी की फॉर्म में है। मनी इज़ वर्थ का मतलब है, अभी हमने पर्क्स को डिस्कस किया, परक्विजिट्स को, तो उसमें क्या है कि जो एम्प्लॉयर है वो कुछ ना कुछ फैसिलिटी देता है, जैसे मकान की सुविधा दे दी या फिर कार की सुविधा दे दी, तो ऐसी सिचुएशन में इनकम टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हम उनकी वैल्यू को कंप्यूट करते हैं, और जो वैल्यू आती है दैट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। गिफ्ट्स के केस में अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि गिफ्ट्स जो हैं वो टैक्सेबल हैं, जो पर्सन रिसीव करता है, अगर उसकी अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है, अगर वो कैश में है और 50,000 से ज़्यादा उन्हें नॉन रिलेटिव से कोई अमाउंट रिसीव होती है एक साल में, प्रीवियस ईयर में, तो वो टैक्सेबल है। डाइवर्जन वर्सेस एप्लीकेशन ऑफ मनी, अब डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी लीगल ऑब्लिगेशन के कारण उसकी ड्यूटी है कि उसे कुछ पेमेंट, अपनी इनकम का कुछ पार्ट जो है वो किसी को पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट इज़ नोन एज डाइवर्जन ऑफ इनकम।
कि वो लीगली बाउंड है, वो उसे पेमेंट करनी ही पड़ेगी, इसे हम डाइवर्जन ऑफ इनकम बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब कि आपने इनकम को रिसीव किया, आपकी जितनी सैलरी थी आपके अकाउंट में आ गई, उसके बाद आपने उसको अलग अलग जगह पर यूज़ किया, उसे हम एप्लीकेशन बोलते हैं। तो डाइवर्जन जो है वहाँ पे एक लीगल ऑब्लिगेशन है। एप्लीकेशन ऑफ मनी आपका वॉलंट्री, आप अपनी स्वेच्छा से अपने इनकम को यूज़ करते हैं। अगर कोई भी पर्सन इनकम को डाइवर्ट करता है तो उसे उस इनकम पे टैक्स नहीं देना, वो इनकम का वो जो पार्ट है वो उसकी इनकम नहीं मानी जाती, टैक्सेबल इनकम नहीं मानी जाती। लेकिन एप्लीकेशन जो है उसके केस में आपको अपना जो टैक्स है वो ग्रॉस इनकम पर देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है, उसकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है, उसमें से 20,000 उसे अपनी सिस्टर इन लॉ को देना पड़ता है एज अ लीगल ऑब्लिगेशन। जो एक विडो है और लीगल ऑब्लिगेशन है कि उसे 20,000 उसमें से पेमेंट करनी है अपनी सिस्टर इन लॉ को। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी जो अमाउंट रिसीव कर रहा है वो 1 लाख है, लेकिन 20,000 की पेमेंट जा रही है, तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम है उसमें 80,000 को इंक्लूड किया जाएगा। अब दूसरी ओर जो एप्लीकेशन ऑफ मनी है कि वो अपनी मर्जी से अपनी जो सिस्टर इन लॉ है उसको पेमेंट करता है, मतलब वो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी जो टोटल इनकम है उसमें 1 लाख को ही पर मंथ को ही इंक्लूड किया जाएगा। Now the next definitions are of assessment year and previous year. इनकम टैक्स किसी भी पर्सन की प्रीवियस ईयर यानी गत वर्ष में कमाई गई आय पर लगाया जाता है, और इस जितने भी इनकम वो कमाता है उसका जो कर निर्धारण है वो उसका कर निर्धारण वर्ष में किया जाता है, यानी असेसमेंट ईयर में किया जाता है। अब ये दोनों एग्जैक्टली टर्म्स क्या है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। पहले हम असेसमेंट ईयर को डिस्कस करेंगे। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, असेसमेंट ईयर यानी कर निर्धारण वर्ष, इट मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ये 12 महीने के पीरियड को कवर करता है, कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, जो कि शुरू कब होता है, हर साल की 1 अप्रैल को ये स्टार्ट होता है। अब क्योंकि ये 12 महीने के पीरियड को कवर करता है, इसका मतलब ये 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है और इसका एंड कब होगा, 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। देन इट इज अ पीरियड इन विच इनकम ऑफ अ पर्सन रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर इज असेस्ड टू टैक्स। मीन्स जो वो गत वर्ष में आय कमाता है कोई भी पर्सन, उसको असेस किया जाता है। अब इसका एक्चुअल में पूरा प्रोसीजर क्या है। इन द असेसमेंट ईयर सबसे पहले जो असेसी है वो अपने रिटर्न को फाइल करता है ड्यू डेट से पहले, जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है उससे पहले वो अपनी रिटर्न को फाइल करता है। देन इसके बाद जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो इन रिटर्न्स की प्रोसेसिंग करता है, यानी इनको चेक करता है और वेरीफाई करता है। जो टैक्स असेसी ने उसमें अपनी रिटर्न में मेंशन किया है, टोटल इनकम मेंशन की है, उन सबको वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है, टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है और जो अमाउंट असेसी ने दिखाई है उसको कंपेयर किया जाता है। इसके बाद असेसमेंट ऑर्डर इशू करता है डिपार्टमेंट। तो ये सारा का सारा काम असेसमेंट में ईयर में किया जाता है, इसलिए इसे कर निर्धारण वर्ष भी इसीलिए कहा जाता है कि इसमें कर का निर्धारण किया जाता है। एक्चुअल में जो असेसी है उसने जो अमाउंट रिटर्न की है, फाइल की है रिटर्न में, एक्चुअल में वो सही है या नहीं है, इन सब चीज़ों को असेसमेंट ईयर में इस सब को चेक किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज प्रीवियस ईयर। अब जो प्रीवियस ईयर है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसमें क्या दिया गया है, प्रीवियस ईयर मीन्स द प्रीवियस ईयर एज डिफाइंड इन सेक्शन 3। अब जो सेक्शन 3 है वो क्या कहता है, प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। अब इसका मतलब क्या है कि जो गत वर्ष है वो एक फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर हम किसे कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर वो साल है, ये 12 महीने के पीरियड को कवर करता है, जो 1 अप्रैल ऑफ अ कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर ये खत्म होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही चीज़ हमने असेसमेंट ईयर में की थी। इट मीन्स कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों ही 12 महीने के पीरियड को कवर करते हैं, जो 1 अप्रैल ऑफ अ कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर ये खत्म होता है। अब इसके साथ और क्या कहा गया है, इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर, मतलब
असेसमेंट ईयर जो हमारा कर निर्धारण वर्ष है उससे इमीडिएटली पहले वाला जो साल है वो प्रीवियस ईयर है। अब इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए प्रीवियस ईयर जो है इट रेफर्स टू दैट ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड। ये वो साल है जिसमें आय को कमाया जाता है। एंड असेसमेंट ईयर इज दैट ईयर इन विच इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड एंड टैक्स्ड। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। प्रीवियस ईयर में हम आय को कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में उस कमाई गई आय पे जो हमने प्रीवियस ईयर में कमाई है उसको असेस किया जाता है, उसका कर निर्धारण किया जाता है। अब फॉर इनकम अर्न्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, जिस फाइनेंशियल ईयर अगर हमने 2020-21 की हम बात करें तो इसके लिए हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट होकर 31 मार्च 2021 तक हमारा प्रीवियस ईयर है। और असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक। मीन्स यहाँ पर दोनों ही 12 महीने के पीरियड को कवर कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर मीन्स 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च जो है 2021 तक हमारा प्रीवियस ईयर है। इस साल में जो हम इनकम इन डेट्स के बीच में जो इनकम कमाई जाती है उस इनकम पे असेसमेंट ईयर में असेसमेंट की जाती है और उस पर टैक्स लगाया जाता है। नाउ कुछ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड। Both previous year and assessment year are financial years, means generally both cover a period of 12 months। ये अभी हमने डिस्कस किया कि दोनों ही 12 महीने के पीरियड को कवर करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं। वो क्या है? सपोज कोई पर्सन है, उसकी जो बिजनेस है वो एस्टैब्लिश ही प्रीवियस ईयर के बीच में होता है। ये जो 2 डेट्स दी गई हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, इसके बीच में अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस केस में उसका प्रीवियस ईयर जो स्टार्ट होगा वो उसी डेट से स्टार्ट होगा जब उसका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ना कि 1 अप्रैल से। सपोज कोई अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करता है 1 नवंबर से उसका बिजनेस ऑफिशियली एस्टैब्लिश हो जाता है, तो उसका जो प्रीवियस ईयर है वो स्टार्ट होगा 1 नवंबर से और एंड होगा 31 मार्च ऑफ 2021। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लोजिंग की डेट है हमारे प्रीवियस ईयर की वो तो 31 मार्च ही रहेगी, लेकिन जो बिगिनिंग की डेट है जब प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है वो डिपेंड करता है अगर कोई बिजनेस इस्टेब्लिश किया जाता है विद इन द ईयर या फिर कोई नया सोर्स इनकम का जनरेट होता है विद इन द ईयर। सपोज कोई पर्सन है वो अपने मकान जो है उसका वो बनता है, कंस्ट्रक्ट करता है उसे और वो तैयार होता है 1 अक्टूबर को, तो और वो उसे किराए पर देता है, तो यहाँ पर भी जो नया सोर्स है वो 1 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी उसका प्रीवियस ईयर जो है वो 1 अक्टूबर को ही स्टार्ट होगा, ना कि 1 अप्रैल को। अदरवाइज बाकी केसेस में अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, उस केस में जो प्रीवियस ईयर है वो 12 महीने का ही रहता है, जो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च तक नेक्स्ट ईयर के चलता है। नाउ एज अ जनरल रूल जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई जाती है उस पे असेसमेंट ईयर में उसको असेस किया जाता है और टैक्स लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक केसेस ऐसे हैं जिसमें जैसे ही इनकम को कमाया जाता है, जैसे ही इनकम अर्न की जाती है, उसी साल उस इनकम को असेस किया जाता है। मतलब ये ऐसे केसेस हैं जहाँ पे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एक ही है। अब ऐसे कौन कौन से केसेस हैं? अब इसमें सबसे पहले है इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी। अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है, भारत का अनिवासी है और उसका वो इंडिया से कोई इनकम अर्न करता है, इंडियन पोर्ट से कोई इनकम अर्न करता है, उसे कैसी इनकम हो सकती है? वो पैसेंजर्स यात्रियों को या फिर जो लाइव स्टॉक है या फिर उनका जो सामान है उसे एक जगह से दूसरी जगह तक इंडियन पोर्ट पे ट्रांसफर करता है और उसे उसके बदले में किराया मिलता है। अब यहाँ पर 2 केसेस हैं। अगर तो उस पर्सन का, उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव है तो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे वो टैक्स पे कर देगा, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? अगर उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो जितनी इनकम वो भारत में अर्न करता है उस इनकम पे साथ के साथ उसे टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है। अब यहाँ पर उसकी इनकम कितनी कंसीडर की जाती है? जितना जो उसका कैरिएज है उसका 7.5% उसकी इनकम मानी जाती है। मीन्स 92.5% उसका खर्चा माना जाता है, सिर्फ 7.5% उसकी इनकम मानी जाती है और उस पर टैक्स को चार्ज किया जाता है। देन नेक्स्ट इज इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज लिविंग इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जो परमानेंटली इंडिया को छोड़कर जा रहा है,
तो इस सिचुएशन में भी जब वो जिस डेट को वो इंडिया से जाना है उसे उस डेट तक की जितनी इनकम उसने अर्न की है प्रीवियस ईयर की, सपोज वो 1 नवंबर को भारत से जाता है तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 1 नवंबर 2020 तक उसने जितनी भारत में आय कमाई है उसे उस इनकम पर या अभी टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी और फिर वो इंडिया को छोड़कर जा सकता है। मीन्स यहाँ पर फिर से जो प्रीवियस ईयर है, मतलब जैसे उसने इनकम कमाई साथ के साथ इनकम को असेस किया और साथ के साथ उस पर टैक्स की उसने पेमेंट कर दी। इनकम ऑफ पर्सन हु इज ट्राइंग टू एलिनिएट हिज असेट्स विद इन एन इंटेंशन टू अवॉइड टैक्सेस। कोई भी पर्सन अगर अपनी प्रॉपर्टी को किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर देता है टैक्स से बचने के लिए प्रीवियस ईयर में, और असेसिंग ऑफिसर जो है अगर उसे इस चीज़ का ये चीज़ सामने आ जाती है तो उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाती है और उसी ईयर में ही उसे टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है अंडर सेक्शन 175। देन इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, सेक्शन 176। अगर कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन साल के बीच में बंद हो जाता है तो उस सिचुएशन में भी जितना जब वो बंद होता है तब तक की जो इनकम है उस पर साथ के साथ टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये ऐसे केसेस हैं जहाँ पे जैसे ही इनकम अर्न की जाती है साथ के साथ इनकम टैक्स को असेस किया जाता है और उस पर टैक्स की पेमेंट उस पर्सन को करनी पड़ती है। अदरवाइज जनरल रूल क्या है कि आय जो है वो गत वर्ष में कमाई जाती है और उसकी जो असेसमेंट है वो असेसमेंट ईयर में की जाती है और टैक्स को चार्ज किया जाता है।